આ પ્રેસ વાર્તામાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી આપની વચ્ચે પ્રેસ વાર્તામાં આવ્યા છે। માનनीय મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું કે આપને સંબોધન કરશે। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सभी मीडिया के मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि अभी बताया गया कि अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और आज गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुछ बुद्धिजीवियों के साथ भी विचारों का आदान प्रदान हुआ, कुछ हमसे उनको कुछ समझाने का अवसर रहा, कुछ उनसे उनके सुझाव भी प्राप्त करने का अवसर रहा, और एक बड़े ही सेहतमंद वातावरण में एक व्यापक चर्चा करने का मौका रहा। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मीडिया के मित्रों के साथ अहमदाबाद के मीडिया सदा बहुत ही सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव रहा है, और इसलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि हम जो आज हमारी चर्चाएं रही हैं बजट को लेकर के अहमदाबाद नगर में, उसका भी कुछ उल्लेख करें, और जो बजट को लेकर के मोदी जी की जो विज़न, जो उसमें दूरअंदेशी की झलक है, उसके ऊपर भी चर्चा करें। तो सबसे पहले तो मोटे तौर पे संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि ये बजट 2025 है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरअंदेशी और उनकी फ्यूचरिस्टिक विज़न की एक झलक है। In other words, Budget 2025 is a reflection of Prime Minister Modi's futuristic vision. बड़े दूरगामी इसके अंजाम होने वाले हैं, दूरगामी इसके परिणाम होने वाले हैं, दूरगामी इसके हमें लाभ प्राप्त होने वाले हैं। और जो मोदी जी अक्सर बात करते हैं सन 2047 के विकसित भारत की, शताब्दी भारत, जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और हमारे देशवासी भारत का शताब्दी उत्सव मनाएंगे, तो उस समय भारत की तस्वीर कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, व्हाट विल बी द फेस ऑफ इंडिया एट 2047, वो निर्धारित करने का या उसकी योजना बनाने का भी समय अभी से शुरू हो चुका है। और उसको मद्देनज़र रख करके तो ये बजट फ्यूचरिस्टिक भी है, ये रेवोल्यूशनरी भी है, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय भी हैं, और ये साहसी भी है, बोल्ड भी है, और इसमें कन्विक्शन भी है, निष्ठा भी है। सो इट्स अ बजट ऑफ करेज, बजट ऑफ कन्विक्शन, बजट ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन, एंड बजट विद स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी डिसीजंस विद अ फ्यूचरिस्टिक विजन। उदाहरण के तौर पर एक घोषणा जिसकी आम चर्चा हुई है, जो मध्यम वर्ग को लेकर के, कभी कभी कहा जा रहा था कि मध्यम वर्ग की उपेक्षा होती है, तो उनको लेकर के जो टैक्स रिलीफ मिला है, मुझे लगता है उसका बहुत ज़्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। आप मित्रों ने उसको अपनी रिपोर्ट्स में भी लाया है, अपनी टिप्पणियों में भी, कि पहली बार 5 गुना बढ़ गई है रिलीफ। सन 2014 में जब ये सरकार आई थी और यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की, तो इनकम टैक्स रिलीफ आम नागरिक के लिए हुआ करती थी 2.5 लाख, आज बढ़ कर के 25 लाख हो गई है। और मैंने कुछ एक आंकड़े निकाले हैं, बहुत दिलचस्प रहेंगे आपके लिए, कि सन 2014 में यदि कोई 8 लाख रुपया साल में कमाता तो उसको टैक्स देना पड़ता था 90,000 रुपया, यानी उस ज़माने में 90,000, तब का 90,000 आज के 90,000 से कहीं ज़्यादा वैल्यू का था। लेकिन आज वो सिफर, ज़ीरो। इसी प्रकार अगर 2014 में कोई 12 लाख रुपया साल का कमाता तो उसके ऊपर टैक्स लगता 1,90,000, लेकिन आज वो ज़ीरो है। और चूँकि 12 लाख के बाद जो टैक्स लगना है उसकी भी दरों में कटौती की गई है। उदाहरण के तौर पर यदि आप 2014 में ये सरकार आने से पहले 24 लाख रुपया कमाते तो आपको टैक्स लगता 5.5 लाख रुपया, आज उस पर अगर टैक्स लगेगा तो मात्र 3 लाख रुपया, यानी टैक्स की रिलीफ 12 लाख रुपए तक देने से लगभग देश की भारी मात्रा में जो जनसंख्या है वो टैक्स फ्री हो गई। उनको टैक्स के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। और जो 12 लाख से अधिक है उनके ऊपर भी बोझ में कमी आई है, यानी जहां 5.5 लाख अगर किसी को देना पड़ता था 12 लाख के ऊपर सन 2014 से पहले, आज उसको 24 लाख पर 3 लाख देना पड़ रहा है।
इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे निर्णय, चूँकि टैक्स का निर्णय बहुत लोकप्रिय हुआ, तो इस कारण बहुत से और निर्णय ऐसे रह गए जिनकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे, मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन ये बजट प्रस्तुत हुआ था, हम सदन से बाहर निकले थे तो मीडिया के कुछ मित्रों ने पूछा, तो मैंने कहा कि इस टैक्स रिलीफ के कारण बहुत सारे ऐसे निर्णयों की जिक्र नहीं हो रहा। जैसे जैसे विश्लेषण होगा तो उसका व्यापक चर्चा ना केवल देश में होगी बल्कि विदेश में होगी। विदेश चौंक उठेगा कि ये कैसे निर्णय हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो न्यूक्लियर मिशन लॉन्च करने का निर्णय है, ये मोदी जी के ही द्वारा किया जा सकता था। 60-70 बरस तक हमारा न्यूक्लियर सेक्टर गोपनीयता के पर्दे में काम करता रहा, साधनों के अभाव में काम करता रहा। उसको वहाँ से मुक्त करके पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और यही कारण है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं पूरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कि सन 2047 तक भारत 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने की स्थिति में रहेगा। और ये निर्णय केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता था। ये मैं इस आधार पर भी कह रहा हूँ कि इसी सरकार ने मोदी जी की अनुमति से आज से 3-4 वर्ष पहले इसी प्रकार अंतरिक्ष क्षेत्र को भी खोल दिया था, जिसे मीडिया ने लिखा था कि मोदी हैज़ अनलॉक्ड द स्पेस सेक्टर। यानी वो श्रीहरिकोटा, जहाँ फाटक के अंदर कोई झांक जाता तो उसके ऊपर पुलिस की रिपोर्ट हो जाती। आज कोई भी वहाँ पर लॉन्चिंग होती है तो 5-10 हज़ार लोग दर्शक देखने आते हैं और 1,500-2 हज़ार की संख्या मीडिया वाले होते हैं। और हमारी इकॉनमी इस कदर तेज़ी से बढ़ने लगी। उस समय मात्र मीडिया ने लिखा था कि मोदी हैज़ अनलॉक्ड द स्पेस सेक्टर। यानी वो श्रीहरिकोटा, जहाँ फाटक के अंदर कोई झांक जाता तो उसके ऊपर पुलिस की रिपोर्ट हो जाती। आज कोई भी वहाँ पर लॉन्चिंग होती है तो 5-10 हज़ार लोग दर्शक देखने आते हैं और 1,500-2 हज़ार की संख्या मीडिया वाले होते हैं। और हमारी इकॉनमी इस कदर तेज़ी से बढ़ने लगी, उस समय मात्र ना के बराबर थी। और स्टार्टअप हमारे सिंगल डिजिट थे। आज 3-4 वर्षों में वहाँ 300 स्टार्टअप हो गए। इकॉनमी बढ़ करके $8 बिलियन हो गई। और जो प्रोजेक्शंस बता रही हैं कि आने वाले समय में 5 गुना और 3-4-8 वर्षों में बढ़ करके 40-45 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी। और यही दृश्य अब आपको न्यूक्लियर एनर्जी में देखने मिलेगा। और इसमें एक तरफ तो हमारी इकनॉमिक स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि हम सन 2047 तक उस शिखर पर पहुँचेंगे, तो हमें ये भी सोचना होगा, ये भी आकलन करना होगा कि यदि हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आए हैं तो हमें भला चौथे दर्जे और तीसरे दर्जे और अव्वल दर्जे पे कैसे पहुँचेंगे। वो तभी पहुँचेंगे कि उन सेक्टर्स को तलाशा जाए जो चाहे एक्सप्लोर ना किए गए या अंडर एक्सप्लोर्ड रहे। उनको लेकर के हमारा ये न्यूक्लियर सेक्टर, हमारा स्पेस सेक्टर, हमारे समुद्री रिसोर्सेज 750 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है। पहली बार मोदी जी ने डीप सी मिशन शुरू किया, उसके लिए भी एक अतिरिक्त राशि इसी बजट में निर्धारित की गई है। वहाँ मेटल्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फिशरी भी है, बायोडाइवर्सिटी, और हमारे हिमालयन रिसोर्सेज जहाँ रोबा मिशन शुरू किया। तो ये सब जब मिल जाएंगे तो सन 2047 से पहले ही हम उस शिखर पटल पर पहुँचने में कामयाब रहेंगे। उसी प्रकार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, आने वाले ज़माने में छोटी छोटी वो बैटरियाँ रिएक्टर्स की लेकर के आप चलेंगे। और वो जब ज़माना आएगा, वो जब कल्चर आएगा, तो भला आपकी क्या स्थिति होगी। अब वो ज़माना नहीं रहा कि विदेश में कोई टेक्नोलॉजी आती तो हिंदुस्तान में 15 साल के बाद आती। टेलीविज़न 1950 के दशक में अमेरिका में आए, यहाँ पहली बार आपने चित्रहार देखा 1970 में। अब वो ज़माना नहीं। अब आप कदम से कदम मिला कर के बराबर के स्तर पर चल रहे हैं और कुछ एक जगह दूसरों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। जैसे आपने कहा न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047। और इसीलिए जीन के स्थिति में जीन का बैंक बनाया जाएगा प्लांट्स के लिए। कि अब वो ज़माना होगा कि लैब क्रिएटेड फूड्स। और आने वाले ज़माने में हमारी इकॉनमी बायो इकॉनमी ड्रिवन होगी, जैसे कि पिछली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IT ड्रिवन थी। उन सब बातों को मद्देनज़र रख करके इस बजट की रचना की गई है। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसकी घोषणा वोट ऑफ अकाउंट में हुई थी, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मोदी 3.0 में उसके लिए 50,000 करोड़ निर्धारित किया गया। और आज ही के दिन, जबकि मोदी जी वॉशिंगटन में हैं, उनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है, उसकी जॉइंट स्टेटमेंट में ये उल्लेख किया गया है कि जॉइंटली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया और नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ USA काम करेंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ
कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ोतरी मिलेगी और अमेरिका ने और दूसरे देशों ने भी भारत की क्षमता को कबूल करना शुरू किया। उनको समझ आ गया कि हम में क्षमता भी है और ये सारा बदलाव मुख्य तौर पर इसलिए आया कि हमारे पास एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जो अनुकूलता प्रदान करने के स्थिति में है। वी हैड ऑल द पोटेंशियल्स, all the resources and also all the commitment on the part of our experts, but what was lacking perhaps was an enabling milieu which is to be provided by the political dispensation and has been provided now under Prime Minister Modi। और इस बात को अब दुनिया समझने लगी, दुनिया स्वीकार करने लगी। आज वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने को भी तैयार है और इस बजट से ये भी एक पैगाम जाता है कि अब वो भारत कल का भारत नहीं रहा। इससे भारत की साख बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और साथ ही साथ आने वाले समय में भारत दूसरे देशों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है और ये एक निरंतरता का भी संकेत है। इसी देश ने सबसे पहला वैक्सीन इजाद किया, जिस देश में कभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के गंभीरता से नहीं सोचा जा सकता था। आज वो देश प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लीडर माना जाता है, लीडर ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड। और उसी के तहत आपने देखा कि औषधियों की कमी, 36 औषधियाँ ऐसी हैं जो कैंसर इत्यादि रोगों में इस्तेमाल होती हैं, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। बहुत सी औषधियों की कीमत कम कर दी गई है। 200 से अधिक कैंसर सेंटर देश में स्थापित किए जाएंगे और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और ये इकोसिस्टम एक जुड़ करके बनेगा जिसमें शामिल रहेगा आयुष्मान। और आयुष्मान को लेकर के जो अभी हाल ही में मोदी जी का निर्णय हुआ कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए यूनिवर्सल कवर, तो आप देख सकते हैं एक स्वस्थ भारत हो सन 2047 के लिए और साथ ही साथ एक सक्षम भारत हो और हर वर्ग का एक समान विकास हो, क्योंकि यदि हमें उस लक्ष्य पे पहुंचना है तो हमें हर वर्ग, हर क्षेत्र का एक समान विकास करने की योजना बनानी पड़ेगी। राहुल गांधी